नमस्कार साथियों, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं चौथे चैप्टर को और चौथे चैप्टर का नाम है कार्यपालिका। इसका एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है, यह दूसरा भाग है। तो कार्यपालिका में हम लोगों ने देखा कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं, कार्यपालिका के कौन कौन से अंग हैं, ये पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा। भारत की कार्यपालिका में जो सबसे शीर्ष पर हैं वह है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद। तो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में आज पढ़ना है कि राष्ट्रपति की स्थिति भारतीय कार्यपालिका में क्या है और उनकी शक्तियां क्या है। तो भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों का जो कि 9-10 में वर्णन किया है, उसका यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त में वर्णन किया गया है 11 में। तो हम थोड़ा थोड़ा उसका रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में मुख्य रूप से राष्ट्रपति के विशेष शक्तियों का, विशेषाधिकारों की चर्चा है। तो हम लोग राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों का रिवीजन करते हैं। जैसे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं, कार्यपालिका का प्रधान है, कोई भी कानून बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लागू नहीं हो सकता है। विधायी शक्तियां हैं, ये कोई भी संसद को सेशन स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रपति जो है वो संबोधित करते हैं लोकसभा राज्यसभा को। इस तरह से उनकी विधायी शक्ति भी बहुत ज़्यादा है। वो कोई कानून को स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है, उसे पॉकेट में भी रख सकता है। ये सब विशेषाधिकार में हम लोग पढ़ेंगे। न्यायी शक्ति है, न्यायपालिका की जो सर्वोच्च शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। क्षमादान जो कहते हैं, मृत्युदंड को क्षमा करने की अंतिम शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। फिर उसी प्रकार सैन्य शक्तियां हैं, तीनों जो विंग्स हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों के प्रधान राष्ट्रपति ही होते हैं। फिर इस प्रकार बहुत सारी शक्तियां हैं कि वो राजदूतों की नियुक्ति करता है, विदेशी मेहमानों का स्वागत करता है। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति की है जो कि 9-10 में हम लोग पढ़े हुए हैं। और इन सारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है, बल्कि प्रधानमंत्री की सहायता से मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अर्थात राष्ट्रपति का अपना इसमें कोई भूमिका नहीं होता। राष्ट्रपति की अपनी भूमिका कहाँ होती है? जहाँ उन्हें विशेषाधिकार होता है। राष्ट्रपति के साधारण अधिकारों की चर्चा तो हम लोग 9-10 में कर ही चुके हैं। 11 में उनके विशेष अधिकारों के स्पेशल राइट की चर्चा करना है। तो उनके स्पेशल राइट को हम लोग 4 बिंदुओं में बांट रहे हैं। पहला बिंदु है मंत्रिमंडल से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। राष्ट्रपति हर एक मुद्दे पर, कौन सा कानून मंत्रिपरिषद ला रही है, किस विषय पर कानून बना रही है, मंत्रिमंडल के सारे गतिविधियों का वो सूचना प्राप्त कर सकता है, उसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा है कोई भी विधेयक तभी कानून बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। तो हस्ताक्षर करने से पहले राष्ट्रपति चाहें, अगर उन्हें लगे कि यह कानून देश हित में नहीं है या संविधान के विपरीत है, तो वो मंत्रिपरिषद को लौटा सकते हैं रिकंसिडर करने के लिए। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद पुनः उसे पास करके वापस कर देती है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। लेकिन राष्ट्रपति का पुनर्विचार हेतु लौटाना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। फिर है पॉकेट वीटो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। पॉकेट वीटो क्या है? राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए कह देंगे और फिर मंत्रिपरिषद उसे लौटा करके दे देगा, तब तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही करना है। लेकिन राष्ट्रपति कब तक सिग्नेचर करेंगे यह संविधान में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। इसलिए अगर प्रेसिडेंट चाहें तो किसी विधेयक को वो सुरक्षित रख सकते हैं, वो उस पर सिग्नेचर ही नहीं करेंगे और ना ही लौटाएंगे। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। इस प्रकार किसी विधेयक को चाहें तो बहुत समय तक के लिए रोक सकते हैं। एक उदाहरण के लिए रूप में देखते हैं 1986 में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो ज्ञानी जेल सिंह के पास एक विधेयक आया, भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक। ज्ञानी जेल सिंह ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया, फिर राष्ट्रपति बदल गए, सरकार ही बदल गया और फिर वो विधेयक पास ही नहीं हो पाया। तो इसे कहते हैं पॉकेट वीटो, अर्थात उसे अपने पॉकेट में रख लिया। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति की भूमिका जो विवेकाधिकार जो उसकी होती है, विशेष अधिकार, वो देखने को तब मिलती है जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है। 1989 से लेकर 2009 तक के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। ऐसी स्थिति में 2-4 पार्टियां मिल करके अपना गठबंधन बना करके सरकार बनाती हैं। तो इसमें राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करता है कि वो किस पार्टी को बुलाए, चाहे तो उनका समर्थन पत्र ले लेता है,
आजकल तो राज्यपाल लोग परेड कराते हैं राज्यों में। लोकसभा में ऐसी परंपरा अभी तक नहीं देखी गई है, लेकिन राष्ट्रपति पूरे तरीके से आश्वस्त हो सकता है कि किसके पास बहुमत है, तभी उसे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए बुला सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने राष्ट्रपति के सारे विशेषाधिकार को ऑब्जर्व किया। थोड़ी सी चर्चा उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की भी कर लेते हैं। वैसे वाइस प्रेसिडेंट भारतीय राजनीति में ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो सेम टू सेम राष्ट्रपति के जैसा होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, वैसे ही इनका चुनाव होता है। और भारत के ज़्यादातर उपराष्ट्रपति बाद में चल कर के राष्ट्रपति बने हैं। तो इनका चुनाव सेम होता है, लेकिन इनका जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभाओं के सदस्य भी उनके वोटर होते हैं, लेकिन इनके वोटर जो होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं केवल। और इनकी जो प्रमुख भूमिका भारतीय राजनीति में जानी जाती है वह है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ये राज्यसभा का। फिर इनका पदच्युति कैसे हो सकता है, अर्थात ये पद से कैसे हटाए जा सकते हैं, अगर इनकी मृत्यु हो जाए या फिर स्वेच्छा से ये रिजाइन कर दें, पद त्याग कर दें, या फिर राष्ट्रपति के जैसा इन पर महाभियोग लगाया जाए। तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये संविधान में व्यवस्था दी गई है। फिर है राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है बीच में, या राष्ट्रपति पद त्याग कर देते हैं, किसी भी हालत में राष्ट्रपति का पद अगर वैकेंट हो जाता है तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। जैसा कि हमारे आपातकाल के समय लगाने वाले जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, तो फखरुद्दीन अली अहमद का पद रिक्त हो गया था, तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाले थे बीडी जत्ती। भारतीय कार्यपालिका का प्रधान वैसे तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन कार्यपालिका के सारे कार्यों को अंजाम देते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपने सारे कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ही सारे कार्यों को अंजाम देते हैं, वही असली शक्ति का उपभोग करते हैं। प्रधानमंत्री की चर्चा किए बिना भारतीय सरकार या भारतीय राजनीति की चर्चा जो है वो अधूरी है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, वह उसकी धुरी होता है। अगर दो मंत्रियों के बीच में किसी तरह का विवाद होता है, किसी तरह का कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, तो वह कार्य प्रधानमंत्री ही करते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति उनसे सलाह लेते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कोई काम करते हैं। और प्रधानमंत्री की इतनी शक्ति क्यों होती? इतनी शक्ति होने के कारण है कि वो बहुमत दल मेजॉरिटी पार्टी का नेता होता है, अर्थात लोकसभा में जिसके सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है जिन पार्टियों का, उनका वो लीडर होता है प्रधानमंत्री, इसलिए उनका जो है शक्ति वो बहुत अधिक होता है। लेकिन 1989 से 2009 तक का जो काल था वो गठबंधन का काल था। इस बीच में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आया था और गठबंधन की सरकार बनी थी, अर्थात 2 या 2 से अधिक पार्टियों के मिलकर सरकार बनी थी। तो गठबंधन वाले प्रधानमंत्री की शक्ति उतनी अधिक नहीं होती है जितना कि कोई एक अकेले पार्टी को बहुमत आ जाए और उसके प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माता, पालनकर्ता और संहारकर्ता होता है, अर्थात किस व्यक्ति को, किस मंत्री को, किस सांसद को अपने मंत्रिमंडल में रखना है, किसे नहीं रखना है, ये सारा डिसीजन प्रधानमंत्री का होता है। फिर कभी किसी का विभाग बदल दिया जाता है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करने के कारण, या फिर अच्छा करने के कारण उनका प्रमोशन दिया जाता है। ये सारी बात प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर वो उसका संहार करता भी होता है। अगर कोई मंत्री के कार्य से खुश नहीं है प्रधानमंत्री, तो उसे इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। अगर वो इस्तीफा देने से इनकार करता है तो अपना इस्तीफा दे करके पूरे मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है, या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या कुछ भी वो इस्तीफा दे दे तो पूरा प्रधान जो है मंत्रिमंडल उसे इस्तीफा देना पड़ता है। मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे वरिष्ठता का ध्यान कि कौन सीनियर है। जो सीनियर होते हैं उसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय दिए जाते हैं। क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाता है कि किस सभी क्षेत्र, भारत के बहुत सारे राज्य हैं, सभी का प्रतिनिधित्व मिला है कि नहीं। समुदायों का ध्यान रखा जाता है। कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए सदन की सदस्यता आवश्यक है कि कौन, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अगर कोई सांसद या जो कि मंत्री जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो मंत्री बनना चाहता है तो बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर
किसी न किसी एक सदन का सदस्यता लेना आवश्यक है। फिर ये जो मंत्रिमंडल काम करते हैं वो सामूहिक उत्तरदायित्व पर काम करते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करते हैं। अर्थात कोई रक्षा मंत्री यह नहीं कह सकता है कि मुझे वित्त मंत्रालय से मतलब नहीं है, या वित्त मंत्री यह नहीं कह सकता है कि मुझे रेलवे मंत्रालय से मतलब नहीं है। सब कलेक्टिव काम करते हैं। अगर एक मंत्री के प्रति भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सभी को इस्तीफा देना पड़ता है, सभी को रिजाइन देना पड़ता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का काम करता है प्रधानमंत्री। अर्थात राष्ट्रपति किसी मंत्री से नहीं पूछता है कि आप अपने विभाग में क्या कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री से पूछता है। और ना ही किसी मंत्री को ज़रूरत है कि वो राष्ट्रपति को बताए कि हम क्या करने वाले हैं, वो प्रधानमंत्री को बताते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मैसेज कन्वे करते हैं। फिर है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि कैसी परिस्थितियाँ हैं। अगर वो गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं तो उनकी शक्ति कम होगी। अगर देश की स्थिति अच्छी है, विदेश से बहुत सारे रिपोर्ट जारी होते हैं, वो रिपोर्ट अच्छे आ रहे हैं, मानसून अच्छा आ रहा है, युद्ध की स्थिति नहीं है, देश का विकास अच्छा हो रहा है, तो वैसे परिस्थिति में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अच्छी होती है। सोचिए जवाहरलाल नेहरू की स्थिति कितनी मजबूत थी। अगर 1962 का युद्ध ना हुआ होता, भारत चीन युद्ध, तो जवाहरलाल नेहरू काफ़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री होते, लेकिन 1962 के युद्ध ने उनकी लोकप्रियता घटा दी। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य कार्यपालिका होता है। बस अंतर यही होता है कि प्रधानमंत्री पीएम के जगह सीएम होते हैं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के जगह गवर्नर होते हैं। अब है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, यह पहले निश्चित नहीं था। तो अपने गठबंधन के साथियों को खुश करने के लिए बहुत सारे मंत्रियों को शपथ दिला दिया जाता था, जिससे सरकारी खजाने से बहुत सारा धन खर्चा होता था। इसे बचाने के लिए 91वां संशोधन किया गया 2003 में, और मंत्रिमंडल का साइज लिमिट कर दिया गया। अब लोकसभा के सदस्यों का 15% ही मंत्री बन सकता है। उसी प्रकार राज्य विधानसभा का 15% ही मंत्री बन सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज का दूसरा वीडियो कंप्लीट किया। अब थोड़ा सा बच गया है जो कि तीसरे वीडियो में आ जाएगा, अस्थायी कार्यपालिका के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों में ये शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के लिए, अपना कमेंट दें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।